नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री अपने दो मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। इस दौरे के पीछे मकसद बताया जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का। दरअसल अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होने जा रहा है और टीम भजनलाल में शामिल होने वाले आखिर चेहरे कौन से होंगे। तो वहीं अब चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर भी गर्म है कि बीजेपी सरकार में जहां विस्तार होगा तो इस संगठन में भी बदलाव होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में अपने मुखिया का चेहरा बदलेगी, जिसमें किसी गैर ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी सौंपी जा सकती है। यह फेरबदल भी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। लिहाजा आज पंचतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जुड़ेंगे। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में कृष्ण कुमार जानू जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ में राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कुछ देर में हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ेंगे, जो कि राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, जानू जी और राजकुमार जी। सबसे पहले कृष्ण कुमार जी, आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि अब पूरा मामला अब आप ही बताएंगे कि कब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं दो मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो क्या माना जाए राजस्थान में मंत्रिमंडल जो गठन है, विस्तार है, वो भी इसी वक्त हो जाएगा कुछ दिनों में, या उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको ये चित्र देखने को मिलेगा जब टीम भजनलाल जी का गठन राजस्थान में होगा। अभी केंद्रीय मार्गदर्शन लेने के लिए भजनलाल जी, क्योंकि पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके साथ जो मंत्री हैं वो भी दोनों पहली बार बने हैं, तो अपने वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन और संतुलित तरीके से कैसे 2024 के चुनाव के मिशन को पूरा किया जाए, कैसा मंत्रिमंडल बनाया जाए और किस राह पर आगे बढ़ा जाएगा, मार्गदर्शन लेने वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सर, ये अभी चर्चाएं इसलिए हो रही है सर इसको लेकर ज्यादा क्योंकि मलमास शुरू हो चुका है, तो क्या मलमास का खत्म होने का इंतजार करना देखो, पड़ेगा? जब सारा का सारा काम हम विधि विधान से करते हैं, तो जो विधि और विधान की बाधाएं हैं उनका ध्यान मंत्रिमंडल गठन में भी रखा जाएगा। जी, तो मतलब सर इंतजार करना पड़ेगा मकर संक्रांति तक का? करना चाहिए। इंतजार का फल मीठा होता है। सारा मंथन और सारी चर्चाएं आराम से, ईमानदारी से हो पाएंगी। चलिए ठीक है। हमारे साथ में राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, अब सरकार तो नहीं बन चुकी है, आप लोगों की सरकार रही नहीं, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि ठीक रहेगा या तुरंत हो जाना चाहिए, जैसे सरकार पूरी तरीके से नई जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दे, कामकाज बेहतर तरीके से शुरू कर दे। मंत्रिमंडल अच्छा बनना चाहिए। सरकार को हमारी शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं, दोनों चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं, और अच्छा मंत्रिमंडल आना चाहिए, राजस्थान की बेहतर सेवा करे। भले 2-5 दिन लेट आ जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन आना अच्छा चाहिए, सबको संतुलित करे, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेकर चले, 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों के विकास करे। वहां भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य दल नहीं करे, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करे। कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी यहाँ शानदार योजनाएं हैं उनको आगे लेकर चले, उनमें कोई छोटी मोटी कमी उनको नजर आती है तो उसको दुरुस्त करे। हमारी सरकार को शुभकामनाएं, और सरकार से निवेदन है कि राजस्थान का मंत्रिमंडल अतिशीघ्र घोषित हो ताकि राजस्थान की बेहतर सेवा हो सके। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी समाचार प्लस में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी के प्रवक्ता, इनसे बातचीत हुई, इनका कहना यह था कि विधि विधान के साथ हम सब काम करते हैं, ऐसे में यदि देर से होता है तो दुरुस्त होगा और इंतजार करना चाहिए, इंतजार का फल मीठा होता है, इनका कहना यह है। सर, आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो मलमास समाप्त होने के बाद ही उसका जो गठन है वो हो पाएगा, या फिर जल्दी कर सकते हैं? क्योंकि मंत्रिमंडल तो बन चुका जी नहीं, मंत्रिमंडल तो बन चुका, चाहे भले छोटा हो बड़ा हो, वो तो विस्तार आवश्यकता के अनुसार। देखिए आज वो, देखिए अभी दिल्ली पहुंचे तीनों के तीनों, और अभी और जेपी नड्डा जी से मिलने के 5:30 बजे जेपी नड्डा जी से, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात का टाइम निर्धारित है। मिल रहे एकता के सूत्र में बंध के गए, और वहां पर किसको क्या बांटा जाए, तो जाजू जी को तो पता है कि वो कहाँ से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी केवल चॉइस करके देंगे, उसमें से नगीने जो तय किए जाएंगे वो तो अमित शाह और प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। और राजकुमार जी को तो सौभाग्य है कि जयपुर का, आपको देखिए, आपको तो भाग्यशाली हो कि जयपुर का मुख्यमंत्री मिला है पहली बार। इससे पहले जयपुर को मुख्यमंत्री नहीं मिला था। आप देखते हैं जोधपुर कोई कहता था भीलवाड़ा, कोई कहता था मेवाड़, कोई कहता था कहाँ उदयपुर। पहली बार राजस्थान को अपना मुख्यमंत्री मिला है आपको, और हमारा तो विधायक, उस नाते से हम तो हैं कि हमारा विधायक मुख्यमंत्री बना है। जाजू जी के साथ मैं कई बार डिबेट कर चुका हूं। देखिएगा कि कांग्रेस भी ध्यान रखती थी,
मलमास शुरू हो गया है। तो अब ये दरिद्रता के रूप में बीच में मंत्रिमंडल बनेगा तो फिर मालूम है क्या क्या विद्रोह होता है और क्या क्या संकट आते हैं, मंत्रियों के ऊपर भी आएंगे। तो इसलिए मंत्री 10 दिन बाद 15 दिन बाद बने, क्या दिक्कत है। 14 जनवरी के बाद जब शुभ काम शुरू हो जाएंगे 15 जनवरी से, क्योंकि अभी विधानसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी की घोषणा की गई है, अभी विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं बना है, विधायकों की शपथ भी नहीं हुई है। आज तो देखिएगा कि वो जाकर के अपने नेताओं से मिलेंगे, कल तक उनका आज रात को रुकने का कार्यक्रम है। और देखिए कल अमित शाह और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाती है, BL संतोष से मुलाकात हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो दोनों को विभाग क्या क्या दिए जाएंगे ये भी तय। और मैं मान के चलता हूँ गृह विभाग और वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी अपने पास रखेंगे। आज राजकुमार जी को थोड़ा सा निराशा की भावना आ गई है, इनके निगम बोर्ड अब जो नमस्ते कर लिया है सरकार ने। ये खुद भी सदस्य थे उसमें, ये भी खुद सदस्य थे उसमें, खादी बोर्ड में। तो खादी को अभी आज इनकी जब भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शुभकामनाएं देंगे और क्या कर सकते हैं, इनके आगे है क्या इनके पास। और देखिएगा कि अभी चुनाव है गंगानगर में कुंदरपुर का, उसके लिए मैनेजमेंट कमेटी इन्होंने बना दी है। प्रतिपक्ष का नेता किसको बनाएंगे, अभी इनका भी मंथन चल रहा है, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, ये भी इनके विचार। और देखिए हमारे यहाँ बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष को क्या बदला जाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है उनको, और एक ही जाति के सारे हो जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है, जाजू जी को पता है। इसलिए हर को प्रतिनिधित्व देने के लिए निश्चित तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है जल्दी। और देखिएगा 17 या 18 जनवरी को नया विधानसभा अध्यक्ष मिल जाएगा उनको, प्रोटेम स्पीकर तो कालीचंद को बनाएंगे, शपथ लेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल में बार बार जो बात आ रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल तो बन गया, चाहे बोले 5 बनो, 2 बनो, 3 बनो, वो मंत्रिमंडल तो होता है, वो कैबिनेट बाकायदा वही निर्णय करती है जो पूरी फुल कैबिनेट करती है। क्योंकि अभी 3 है तो 3 भी निर्णय करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि एक साथ मुख्यमंत्री जी पहली बार प्लेन में साथ लेके गए, तो वहां दिखाया कि हम सब एक है, और जब मिलेंगे तो संदेश भी जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत भी पिछली सरकार का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का तालमेल बेहतर नहीं था, तो इस बार ये सरकार दिखाने की कोशिश करेगी बेहतर तालमेल। नहीं, यहाँ तो फिर फोन आएगा ना दिल्ली से, जैसे अभी आया था। जब देखिए मुख्यमंत्री जी का कार्यभार ग्रहण करने के वक्त वसुंधरा जी आशीर्वाद दे रही थी, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे, तो आपके कैलाश चौधरी भी मौजूद थे, और जो प्रतिनिधित्व देते हैं देखिए अशोक परनाम भी मौजूद थे। अब ये सब चीजों की मौजूदगी का मतलब है कि ऊपर से कहा गया है एकता के सूत्र में बंधो और जाओ करो। लेकिन पराने प्रेमचंद बेरवा को पता नहीं क्या उनका मुहूर्त का टाइम पहले होगा, उनको परिवार के साथ करा और चल दिए हो, तो वो क्यों चले गए मुझे नहीं पता। अब जाजू जी को पता होगा कि अंदर की बात क्या है। लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो पदार्पण हुआ, जो जयपुर की पूर्व राजकुमारी है, उनके यहाँ तो पूरा भरपूर था, सब लोग मौजूद थे, मैं भी था उस वक्त, देखा था। तो ये पता नहीं क्या बेरवा जी को समझ में आया नहीं आया कि भाई सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, क्यों ऐसा किया गया मुझे नहीं पता। ये जाजू जी ज्यादा बता सकते हैं कि अंदर से इनकी बात क्या होती होगी, मुझे नहीं पता। देखिए करोड़ीलाल मीणा भी थे, करोड़ीलाल मीणा को मैंने कहा भाई मंत्रिमंडल में आओगे क्या, कि भाई मैं मंत्री क्यों बनूं, मैं तो अधूरा क्यों बनूं, पूरा बनूं तो। और देखिएगा निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मैं मंत्री बनता हूं तो मेरे पास जिम्मेदारी सीधे तौर पर आई थी, युवा मुझे कहेंगे आप क्या है कराओ काम, तो इसलिए वो मंत्रिमंडल के बाहर रह करके उन युवाओं को कहेंगे मैं आपके संघर्ष में शामिल हूँ और सरकार से काम कराऊंगा। तो इसलिए वो मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे, बाहर रहेंगे, निश्चित मान के चलिएगा। ठीक है कृष्ण कुमार जी, मुझे बताइए, ठीक है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपने कह दिया कि देरी से होगा लेकिन दुरुस्त हो गई, ठीक है। अब आप मुझे संकेत जो आपने दिए हैं उसको देखते हुए लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लगभग करीब 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा मलमास समाप्ति का, मकर संक्रांति तक। बिल्कुल मकर संक्रांति कह रहा हूं सर मैं, कि मलमास जब समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए चुनौती आप लोगों के सामने यानी कि बीजेपी के सामने कितनी बड़ी है, सरकार के सामने कितनी बड़ी है, कि आपके जो विधायक हैं उनमें से मंत्रियों का चेहरा आखिर कौन होगा? सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, टीम भजनलाल का चेहरा कौन कौन होगा, उसमें भी तो एक बड़ी चुनौती होगी, कौन कौन से चेहरों को आप लेकर आते हैं? क्या युवाओं को मौका दिया जाएगा? देखो अनुभव का रखा जाएगा, अनुभव का और युवा जोश का जोरदार संगम तालमेल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सरकार के मंत्रिमंडल के सामने सबसे बड़ी और पहली चुनौती है 2024 में लोकसभा की 25 की 25 सीट जीतना। और राजकुमार जी की पार्टी भरपूर कोशिश करेगी कि उसमें बाधा डाली जाए, अतीत के 2 बार के अनुभव को रोका जाए,
इसलिए मंत्रिमंडल अनुभव और युवा जोश दोनों के साथ जोरदार तालमेल वाला आपके सामने आने वाला है। सर वो पिछले 2018 से लेकर 23 का जो कार्यकाल तत्कालीन सरकार का जो था, उसमें युवा जोश और अनुभव वो काफी डगमगा गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये तालमेल आप कैसे बना पाएंगे और क्या ये तालमेल बेहतर तरीके से बन पाएगा? आप दावा तो कर रहे हैं। देखो भजनलाल जी संगठन का लंबे समय से काम कर रहे हैं और संगठन का जिसको अनुभव होता है वो मंत्रिमंडल को गठन करने में भी अपने अनुभव को काम लेता है। इनके यहाँ तो रगड़ाई की कमी के कारण है, थोड़ी लड़ाई की। हमारे यहाँ रगड़ाई की जरूरत नहीं है। जिसने काम किया है संगठन में वह फिर आगे आकर मुख्यमंत्री बन सकता है। हमने सिद्ध कर दिया, बता दिया, इसलिए सब लोग उसके साथ चलेंगे। वसुंधरा जी का उनके सर पे हाथ रहेगा, अनुभवी लोगों का उनके पीठ पे हाथ रहेगा और ये मंत्रिमंडल 2024 में परिणाम दे पाएगा, देखते जाओ। ठीक है राजकुमार जी, आपके यहाँ पे रगड़ाई नहीं हुई थी इसलिए तालमेल ठीक तरीके से नहीं बैठ पाया था, लेकिन इनके यहाँ ठीक तरीके से तालमेल बैठेगा। दीपक जी वो तो समय बताएगा कि हाथ साथ रहेगा, पीठ पे रहेगा, रगड़ाई हुई है नहीं हुई है। अभी तो भजनलाल जी के सामने सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेके चलना सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान को संभालने के लिए तो हम राजस्थान को हमने बेहतर स्थिति में छोड़ा है, इसलिए राजस्थान को संभालने की इतनी चिंता नहीं है जितनी भजनलाल जी को अपने वरिष्ठ नेताओं को साथ लेके चलने की है। वसुंधरा जी का क्या करेंगे, किरोड़ी लाल जी का क्या करेंगे, जिन दो नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में निपटाया है उनका क्या करेंगे। तो भजनलाल जी के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अभी आप श्याम सुंदर जी भाई साहब कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री का एक के शपथ ग्रहण समारोह हो गया, उसमें कोई भी नहीं गया, दूसरे के में सारे गए और सारे इसलिए गए कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ था सोशल मीडिया पे, और एक चेहरा और है जिनको सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री घोषित किया हुआ था। अब वो बुलडोजर बाबा आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। राजस्थान की जनता के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को और दोनों उप मुख्यमंत्री को और आने वाले मंत्रिमंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देती है और उम्मीद करती है कि राजस्थान की बेहतर सेवा होगी और सभी पार्टियों को, सभी जातियों को, धर्मों को साथ लेके चलेंगे और राजस्थान का अमन चैन सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है, नहीं मैं चुनौतियां भी पूछ रहा था आपसे, चुनौतियां कितनी रहती होगी, क्योंकि आप लोगों का तो अनुभव है। चुनौती बता दिया ना, सबसे बड़ी चुनौती तो वरिष्ठ नेताओं को राजी करना है। वो राजी नहीं है, वो ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। सारे वरिष्ठ नेताओं के मन में आ रही है राजकुमार जी, आपके यहाँ पे युवा नाराज थे क्या? राजकुमार जी, यहाँ पे चुनौती वरिष्ठों को साधने की, आपके यहाँ युवाओं को साधने की ज्यादा चुनौती थी। मैंने कहा ना हमारा तो काम हो गया। युवाओं को हमने साधा नहीं साधा, महिलाओं को हमने साधा नहीं साधा, राजस्थान की जनता को हमने साधा नहीं साधा। अरे मैं तो आपके सर सुनिए, मैं तो आपके अनुभवी नेताओं की बात करूं जिन्होंने युवा जो उनके साथी थे उनको साधा था नहीं साधा था बेहतर तरीके से, ये पूछ रहा था। हमारे अनुभवी नेताओं ने भी युवाओं को जितना साधा या नहीं साधा, को कमी बेसी रही, परिणाम हमारे सामने है। जनता का आशीर्वाद, जनता का आदेश हमारे सिर माथे पे है। लेकिन अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी पौने 5 साल तक तो गायब रही, आखिरी के 3 महीने आके इन्होंने यहाँ बहुत सारे ड्रामे किए थे। अब ड्रामों की पोल खुलने वाली है, अब इनको बोलना पड़ेगा। अब तक तो ये बोलते रहे थे, अब इनको काम करना पड़ेगा। पता चलेगा लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभलता है, पता चलेगा और तमाम मुद्दे कैसे सुलझाए जाते हैं। लगातार 2 दिन से जयपुर के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, उस दिन मुख्यमंत्री यहीं थे, उप मुख्यमंत्री यहीं थे, प्रधानमंत्री यहीं थे, गृह मंत्री यहीं थे, रक्षा मंत्री यहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं थे, बहुत सारे राष्ट्रीय नेता और मुख्यमंत्री यहीं थे। और जयपुर के अंदर बस के अंदर बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ। जयपुर में एक बच्ची के घूमते हुए पार्क में घूमती 11 साल की साथ बच्चा बलात्कार हुआ। तो चुनौतियां तो इनके सामने बहुत सारी है। अब तक इन्होंने केवल बोलने का काम किया है, अब करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, राजस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको कैसे तालमेल बिठाया जाता है, ये जो 50-50 जिले बने हुए राजस्थान में, इनको कैसे साधा जाता है, सभी जातियों को कैसे साधा जाता है। ये बहुत आसान था सर, ये तो केवल बोलना, कांग्रेस के कपड़े फाड़ना। अब पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी को, भजनलाल जी को पता चलेगा कि वरिष्ठों को कैसे बनाया जाता है। एक पहिया जाएगा जनसंघ कार्यालय, एक पहिया जाएगा 13 सिविल लाइंस, एक पहिया जाएगा दिल्ली। राजकुमार जी, पता चलेगा कि कैसे सारनाथ को राजकुमार जी आपने कैसे भरतपुर को संभाले, कैसे 13 सिविल लाइंस को संभाले। राजकुमार जी, अभी आप तो बहुत उत्तेजित हो गए, लेकिन अब क्या ये तालमेल तो कांग्रेस ने कांग्रेस के कपड़े भी बहुत फाड़े थे सर।
कोई रगड़ाई की बात करता था, कोई नकारा निकम्मा कहता था, कोई कुछ और कहता था, और अब उसको भी छोड़ दीजिए। खुद ओएसडी मुख्यमंत्री की क्या क्या बातें करते थे वो भी आपके सामने आ चुका, उनकी कमियों को लेकर। तो कांग्रेस ने भी सर कांग्रेस के कपड़े फाड़ने में मतलब कमी तो नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां थी, उसकी सजा राजस्थान की जनता ने हमको दे दी है। लेकिन मैं कह रहा हूं अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने कपड़े फाड़ने का बहुत काम किया था, लाल डायरी के माध्यम से हमारे मंत्रियों को डोले डालने का काम किया था, मानेसर में हमारे विधायकों में डोले डालने का काम किया था। अब भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजस्थान के जयपुर से होटल में गए थे, वहां तोड़फोड़ हुई। मानेसर तो इनके प्रदेश अध्यक्ष लेकर गए थे। फिर आलाकमान ने बुलाया, सांसद पुत्र के साथ जाकर के सफाई देनी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी की उनको हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो चैलेंज है उनकी बात हम कर रहे थे आपके चैनल पे। चले ठीक है, मैं श्याम सुंदर जी का रुख करता हूं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो ऐसे में चेहरे कौन कौन से शामिल किए जाएंगे उस पर तो ठीक है, चर्चा अलग बात है कौन चेहरा शामिल होगा, लेकिन चुनौतियां कितनी होंगी श्याम सुंदर जी उन चेहरों को शामिल करने की मंत्रिमंडल में, या उनको चुनने की, चयन करने में? दीपक जी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री अगर हमारे साथ है तो कोई समस्या आनी नहीं है। इनके साथ तो देखिएगा, राजकुमार जी के साथ तो डबल इंजन था ही नहीं, सिंगल इंजन, ब्रेक नहीं लगते थे, बिना ब्रेक वाला था। और कई चीजें उन्होंने अपने निर्णय दिल्ली नहीं होने दिए, जयपुर ही कर लिए कुछ निर्णय, और ऐसे निर्णय पर माफी भी मांगनी पड़ी। राजकुमार जी को पता है कि किस प्रकार से आरपीएससी के सदस्यों की भर्ती की गई और किस तरह से माफी मांगनी पड़ी। तो देखिए बगावत भी करी उन्होंने, वो तो केंद्र को मानते नहीं थे। केंद्र कोशिश करता था कुछ मान लो, कुछ तो कर लो, हमारी बात तो मान लो, नहीं मानी गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ ही नहीं। तो राजकुमार जी आपके यहाँ कमियां ज्यादा थी। पहली बार मैंने देखा था 2 पूर्व मुख्यमंत्री पास में बैठ करके कह रहे थे भाई आजकल तो हम दोनों किनारे पे बैठे, और तीसरा गजेंद्र सिंह शेखावत बीच में बैठा हुआ था, कह रहे थे तीनों का नंबर नहीं आया, चौथा ही नंबर ले रहा है वहां पे। देखिए, और बड़े आराम से किस तरह से बातें हो रही थी। राजकुमार जी ने देखा होगा, जाजू जी ने देखा होगा, वो वीडियो वायरल आपने भी देखा होगा, किस तरह से वीडियो वायरल हुआ कि भाई देखो हमारा जमाना बीत गया, कभी हम लेते थे, कभी तुम लेते थे, आज हम दोनों किनारे बैठे हैं। और तीसरा भी बैठा था कि भाई मेरा नंबर भी कट गया, मैं भी बैठा हूं। तो देखिए चुनौतियां तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनता है, और चुनौती नहीं तो फिर मुख्यमंत्री किसके लिए है? मंत्रिमंडल या सरकार बनाई किस लिए जाती है? जनता के लिए, जनता का अच्छा काम होगा। निश्चित रूप से आप देखिए एसआईटी का गठन हो गया है, राजकुमार जी चिंता मत करो, वे ढाका को लाएंगे। फिर आपके तो सलमान खुर्शीद उसकी पैरवी करता है अग्रिम जमानत कराने की, ये अग्रिम जमानत नहीं होने देंगे। आप देखिए देखिए राजस्थान का मुख्यमंत्री विरोध नहीं करता अपनी पार्टी में जाकर के कि भाई मेरे यहाँ पर गड़बड़ करके गया है, आप पैरवी कराने लेके आते हो। और देखिए वो आकांक्षा थी, क्या थी वो जो हनुमान जी की पार्टी में बन गई थी वो लड़की, वो भी बहुत सारी चीजें। तो देखिएगा निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा नई सरकार को हम आज से सारी चुनौतियां समाप्त हो जाएगी, ये तो संभव नहीं है। लेकिन आज आप सब चीज कहोगी बलात्कार हो गया, घटनाएं होगी ना, घटनाएं कोई रुक जाएगी क्या? कोई सरकार बनने से घटनाएं नहीं रुकती है, लेकिन उसमें तुरंत तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए मंत्रिमंडल मैंने तो देखा, कुछ नाम मैंने सेलेक्ट भी किए, शायद वो मंत्री बन सकते हैं। एक तो देखिएगा कि आप ही के पुराने नटवर सिंह जी के लड़के हैं, जगत सिंह जीत के आए, वो पूर्वी राजस्थान से जीत के आए, पहली बार विधायक नहीं है, जिला प्रमुख थे, वो मंत्री बनने की स्थिति में है। आप देखिएगा जबर सिंह खर्रा विधायक थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, शायद वो भी शेखावटी से बन सकते हैं। बाबूलाल खराड़ी जो देखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ विधायक भी आप ही की सरकार ने बनाया था उनको, और वो है कहाँ के, वो निश्चित रूप से आते हैं आदिवासी क्षेत्र से और डूंगरपुर के झाड़ोल वाली जगह से आते हैं, वो मंत्री बनेंगे आपके। देखिएगा सीनियर भी और छवि अच्छी है, गलत छवि वालों को नहीं बनाया जाएगा। जोगेश्वर गर्ग है, क्या सरकारी मुख्य सचेतक बनेंगे या मंत्री बनेंगे? पहले मंत्री रह चुके हैं, उनका नंबर। कल्पना सिंह आ सकता है, पर्यटन मंत्री, राज्य मंत्री बना सकते हैं उनको, कोटा भी हो जाएगा। मदन दिलावर पहले भी मंत्री रहे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, हो सकता है उनको कहे संभालो, वापस से संभाल सको तो। संजय शर्मा है, बन सकते हैं, मेरे को लगता है। शंकर सिंह रावत को भी कुछ दिया जा सकता है तुझे। और देखिएगा मेवाड़ से जीत के आए, क्या उनको बनाएंगे नहीं बनाएंगे? पहली बार वालों को अवॉइड करेंगे तो नहीं भी बना सकते हैं। तो ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से
बातें हो रही है कि उनको लाया जाए नहीं लाया जाए, ये हो सकता हो कुछ चीजें हैं। अब देखिए जेठाराम व्यास हो सकता हो कि संसदीय सचिव वगैरह बना रहे, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगेगा मंत्रियों के साथ साथ 2 या 3 विधायकों को निगरानी के लिए लगाया जाएगा, एक निगरानी समिति बनाई जाएगी। जो कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मैंने कहा पहले के जमाने में आप विधायकों को काम देने की बात रखो, काम का निगरानी रखने के लिए चौकीदार बिठा दो, 3 विधायक लगा दो, गड़बड़ नहीं करेगा, मंत्री गड़बड़ करेगा तो मुख्यमंत्री के पास सूचना चली जाएगी, साहब ये गड़बड़ कर रहा है, देखो ये। हमको एक इस तरह का अगर मैकेनिज्म डेवलप कर देंगे तो मंत्रिमंडल में कसावट भी आएगी और विधायकों को खप दिया जाएगा, विधायक फिर फालतू नहीं घूमेंगे भाई, उस विधायक को उस विभाग में तो अधिकार मिल ही जाएगा कि कुछ कामकाज कर पाएगा। राजकुमार जी की पार्टी में ये नहीं हुआ था, राजकुमार जी की पार्टी में तो 2.5 मंत्री ऐसे थे जो कि भरपूर खाते थे और सब कुछ उपलब्ध कराते थे, जिसमें से अभी शांति धारीवाल जी तो जीत के आए, एआईसीसी का सारा ध्यान वही रखते थे। राजकुमार जी सही बात है, इसमें मना करने की जरूरत नहीं। पहली बार जब दीपक जी मुख्यमंत्री बने थे, अशोक गहलोत 5-5 लाख रुपए इकट्ठे करके देता था हर मंत्री, और वो एआईसीसी को देकर के आते थे शांति धारीवाल जी। तो मंत्रियों ने कहा यार 5 लाख वहां देते तो हम बदनाम हो रहे, फिर उन्होंने कहा हमने भी कमाओ, तो 20 लाख कमाते थे 5 लाख देते थे, तो उस वक्त बदनाम हो गई थी पहली बार में। उसके बाद ये सिस्टम खत्म हो गया, फिर तो देखिएगा बड़े ठेके होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो जाजू जी को भी पता है कि कहां से कैसे पैसा जाता है। ये केंद्र से कहा जाता है भाई इस कंपनी को ठेका देना है, बस बाकी हम कर लेंगे, जो 250 करोड़ 300 करोड़ जो देना होता है ऊपर के ऊपर चला जाता है। ये राजकुमार जी आपके भी है, बीजेपी में होगा, अगर बीजेपी में अडानी को देना तो देना। कुछ चीजें ऐसी है व्यवस्थाओं के नाम पर केंद्र के, क्योंकि बीजेपी के पैसा बहुत है और स्टेट बहुत है, तो यहाँ बदनामी नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार कम थी, कांग्रेस के पास 2-3 ही थी, तो भरपूर पैसा देना ही पड़ता था, नहीं तो फिर आप कैसे। कृष्ण कुमार जानू जी का रुख करना चाहूंगा। कृष्ण कुमार जी, अब चर्चा इसको लेकर भी हो गई कि ठीक है सरकार का तो विस्तार करना ही है, लेकिन साथ में संगठन में भी कुछ बदलाव करना है, क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लोकसभा से सांसद भी हैं और भविष्य में वापस यदि वो लोकसभा लड़ते तो ऐसे में जो नई जिम्मेदारी है वो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल सकती है, दूसरे जो जाति के व्यक्ति उसको यहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि ये खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे और साथ में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में ब्राह्मण अब जो प्रदेश अध्यक्ष वो ना रहे, किसी दूसरी जाति को मौका मिल जाए, तो इसको लेकर भी पार्टी के भीतर अंदर खाने को चर्चाएं चल रही हैं। देखो सीधे तौर पर तो लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी कोई चर्चा करने की संभावना नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और जाति और ये सब बातें चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन कैडर आधारित पार्टी है, वहां जाति कम और कार्यकर्ता का अनुभव, कार्यकर्ता का कार्यकर्तापन ज्यादा देखा जाता है। सीपीजी को अभी नया नया अध्यक्ष बनाया तो उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष की कोई व्यवस्था की जा सकती है। बाकी तो आपके पास ज्यादा खबरें हैं कि दिल्ली क्या तय करने वाला है और संगठन में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं शेखावाटी में बैठा हूं और आप जयपुर में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो वहां की चर्चाएं हमारे पास आते आते देर हो जाती। चलिए ठीक है, राजकुमार जी आपकी पार्टी में भी कुछ बदलाव होगा क्या? संगठन के अंदर चेहरा बदला जाएगा? दीपक जी ये तो आलाकमान तय करेगा कि चेहरा बदलेंगे या पुराने चेहरे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो पर्ची आएगी तो उससे हो जाएगा। जानू जी जानते हैं पर्ची आएगी। सर आपके यहाँ पर्ची से नहीं होता क्या? बहुत चक्का होता है आदमी। सर आपके यहाँ पर्ची से नहीं होता क्या सिस्टम? अरे इनकी पर्ची आएगी, सबकी राय लेंगे, सबकी राय ली जाएगी। अरे आपकी पर्ची आई थी राजकुमार जी, बगावत हो गई थी कि नहीं बनने देंगे, आप क्या धारीवाल जी के घर पे इस्तीफे लिखे गए थे? नहीं, खड़गे साहब और अजय 25 सितंबर याद है, सफल नहीं होने दिया, बैठक ही नहीं हुई विधायक दल की। बिल्कुल 25 सितंबर, हाँ, बैठक ही नहीं हुई विधायक दल की। ठीक है श्याम सुंदर जी मैं और आप तो ध्यान रखो, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घर पता नहीं फेंका करते। अब आप सावधान रहो। अब मैंने तो याद दिलाया कांग्रेस पार्टी पे, अब बारी आपकी है। ठीक है श्याम सुंदर जी, मैं आपसे सर आखिरी कमेंट चाहूंगा, बीजेपी में क्या प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदला जा सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जो बागड़ी हैं इनके उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तो मुख्यमंत्री बन गए, एक उपाध्यक्ष बागड़ी हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य दिया जा सकता है, क्योंकि आपके संगठन महामंत्री भी चंद्रशेखर मिश्रा है, तो इसलिए ब्राह्मण सारे हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे को लगता है बागड़ी को दिया जा सकता है कि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए अध्यक्ष जी जाएंगे, अपने क्षेत्र में भी काम करेंगे, क्योंकि उनको काम करने से अगर सांसद हैं तो उनको सब कुछ है, तो अपनी सुरक्षित सीट रखने के लिए
बदलाव निश्चित रूप से होगा। और आप देखिए संगठन में व्यापक बदलाव बीजेपी में भी संभव है और कांग्रेस में भी है, क्योंकि कांग्रेस में चुनाव वैसे तो ठीक ठाक जीते हैं, वैसा भी नहीं, उनके क्षेत्र में तो वो ठीक ठाक जिता के लिए आए, खुद भी जीत के आ गए, ये बात सही है। लेकिन प्रतिपक्ष का नेता कौन बनेगा? जाट बनेगा तो फिर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी कह सकते हैं, भंवर जितेंद्र, पता नहीं कौन, भंवर जितेंद्र तो वैसे नहीं बनेगा, लेकिन सचिन पायलट कह रहा है कि मैं लोकसभा चुनाव के बाद बनूं, पहले क्यों बनूं? हार का श्रेय कोई लेना नहीं चाहता। और मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं अब तो बना दो सचिन पायलट को, पहले नहीं बनाना चाहते, अब बनाना चाहते हैं। अब वो सचिन, देखिए प्रतिपक्ष का नेता कौन बनता है, मुझे लगता है गोविंद सिंह डोटासरा को प्रतिपक्ष का नेता तो नहीं बनाएंगे, ये बात तो तय है। या तो देखिएगा निश्चित तौर पर ब्राह्मण अगर ला सकते हैं, राजेंद्र पारिक को ला सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए भंवर जितेंद्र चाहेगा तो फिर देखिए जो आपके थे ना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली आते हैं वहां से जीत कर अलवर जिले से जो आते हैं, टीकाराम जूली को बनाया जा सके अगर एससी का बनाया। और देखिए अगर मुख्यमंत्री की चली जाट बनाना है तो राजेंद्र राठौड़ को जो हरा के आए वो बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखिए अगर सचिन पायलट की चली तो फिर गुजर भी तैयार बैठा है, वो भी बन सकता है दूसरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े, साथ में कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता और राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब राजस्थान के अंदर संगठन में बदलाव होना है, बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी इस तरीके की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और साथ में सरकार का विस्तार होना है। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।